हेलो एवरीवन, आई एम अलका। वेलकम टू MGSU वीडियोस। हम फिजियोलॉजी कर रहे थे जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख चुके हैं। अब हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। नंबर 1 है mechanism of breathing. Number 2 है exchange of gases by lungs. Number 3 है transport of gases by blood. नंबर 4 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ओके, और नंबर 5 एंड लास्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, इन 5 पॉइंट्स में हमें फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन देखना है। तो नंबर 1 पॉइंट है mechanism of breathing। ये 2 phases में होती है। नंबर 1 है इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग इन। इसमें इनहेल होती है एयर। ओके, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें मसल्स जो है लंग्स की, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ECIM intercostal muscles, intercostal muscles and diaphragm, इनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि थोरेसिक केज का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। ओके, थोरेसिक केज के साइज में इंक्रीज होने पर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, यानी लंग्स जो हैं फैलते हैं। ठीक है, स्टर्नम एंड रिब्स जो है, इनमें मूवमेंट होता है अपर साइड में। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स, यानी लंग्स का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। डायफ्राम जो है फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा हो जाता है। ओके, और एयर प्रेशर जो होता है लंग्स में, वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और एयर जो है एंटर करती है इन लंग्स। ये है इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या होता है कि ये एक पैसिव प्रोसेस है। वो एक्टिव थी, ये पैसिव है। ठीक है, इसमें क्या होगा? डायफ्राम जो है डायफ्राम में रिलैक्स होगा, यानी डायफ्राम वापस अपनी स्टेज में आएगा।
ठीक है। रिब्स जो है बैक टू इट्स प्लेस, यानी रिब्स जो है अपने प्लेस पर वापस आ जाएगी। ठीक है। थोरेसिक कैविटी जो है ये साइज में डिक्रीज हो जाएगी। पहले क्या हुई थी? इंक्रीज, अब क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओके। लंग्स जो है पहले फैल गए थे, अब अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे वापस। ओके। स्टर्नम एंड रिब्स जो मूवमेंट करके पहले अपर साइड गई थी, अब डाउन साइड जाएगी। ओके। एयर प्रेशर जो लंग्स में था पहले क्या हुआ था? डिक्रीज, अब होगा इंक्रीज। ठीक है। एयर जो है उसमें एंटर हुई थी, इसमें कम्स आउट बाय लंग्स। ओके। एक्सपिरेशन के बाद में एक शॉर्ट पोज आएगा, यानी कुछ सेकंड के लिए एयर वापस एंटर नहीं करेगी, शॉर्ट पोज आएगा। ओके। इसे हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये है लंग, इसकी वॉल्यूम जो है लंग की, इसमें क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ओके। एक्सपेंशन हुआ है लंग्स में। ये जो स्टर्नम है और जो रिब्स हैं ये अपर साइड को मूवमेंट कर रही है। ठीक है। और रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये मसल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ओके। और जो डायफ्राम है क्या होगा? फैलेगा, फ्लैटेंड, चपटा हो जाएगा। ओके। और एयर जो है एंटर करेगी लंग्स में। ये है इंस्पिरेशन। अब जो डायफ्राम है वापस अपने प्लेस पे आ गया, डोम शेप हो जाता है, यानी गुंबद जैसे आकार का। और क्या हो रही है? एयर आउट हो रही है। वॉल्यूम जो लंग्स की है डिक्रीज हो रही है। जो स्टर्नम और रिब्स थी वापस क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है डाउन साइड को। ओके। और जो इंटरकॉस्टल मसल्स है EICM, ये क्या करेगी? रिलैक्स होगी वापस से। ओके। नंबर सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय लंग्स। ओके। एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं पहले। ये है एल्वियोलाई। ओके।
ये है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब इसमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ये है पल्मोनरी वेन जो हार्ट को जा रही है। ठीक है, टू हार्ट। और ये है पल्मोनरी आर्टरी जो फ्रॉम हार्ट आ रही है। ठीक है, ये है इसकी सेल्स, इसमें है आरबीसी, अब होता क्या है कि इससे ऑस्मोसिस से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन जो है आ रहा है कहाँ, ब्लड कैपिलरीज में, एल्वियोलाई से। ठीक है, ये इससे एयर एंटर और बाहर निकल रही है, आउट हो रही है। ओके, ये है एल्वियोलर सेल्स और ये डायग्राम है इंटरचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज का। ओके, तो हो क्या रहा है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यानी जो एक्सहेल और इनहेल करी थी एयर को, उसका प्रोसेस होने के बाद इंटरचेंज हो रहा है गैसेस का। ठीक है, किसके बीच में, ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में। तो जो एल्वियोलाई है इसके सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना होता है, जाल बना होता है। ओके, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है इनके बीच में। ठीक है, तो ऑस्मोसिस होता है जिसमें एल्वियोलाई में प्रेजेंट जो एयर होती है उसमें से O2 यानी ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी कैपिलरी में जाती है, यानी पल्मोनरी वेन्स में जाती है, जहां से ये हार्ट को जाती है। ओके, जो पल्मोनरी कैपिलरीज है इसमें पार्शियल प्रेशर लगता है ये होता है 104 mm ऑफ Hg। ठीक है, और जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये लंग्स में पार्शियल प्रेशर लगाती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये है 40 to 50 mm ऑफ Hg।
अब सेकंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तो इसमें क्या होता है, बाय अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ये पिगमेंट अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है और ह्यूमन में ये हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आएगी लंग्स से। ओके, तो ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन आएगी, ये जाएगी हार्ट को, हार्ट से एरोटा से होते हुए ये जाएगी टिश्यूज को। ओके, तो ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन एंटर करती है, ये ऑक्सीजन का 2% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, और बाकी 98% जो है वो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ओके, पर 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और पर हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन पाई जाती है। तो 15 ग्राम में कितनी होगी, 15 to 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें जो प्रेशर लगते हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, mm ऑफ Hg में एक टेबल के फॉर्म में। ओके, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। एल्वियोलाई में 104 और इसका देखा था हमने 40 to 50। एरोटा में 95 है ऑक्सीजन का और 40 है CO2 का। ये है mm ऑफ Hg में। और टिश्यू में 40 and 45। ओके, सेल में 40 and 52 में, एंड सिस्टेमिक वेन जिससे इम्प्योर ब्लड जाता है उसमें 40 and 50। ओके, ये है पार्शियल प्रेशर की एक टेबल। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय ब्लड। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो 4 अणु होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है। ओके, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के साथ कहाँ जा रही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में।
यहाँ से ये लंग्स मतलब लंग्स से जा रही है पल्मोनरी वेन को, जो जाती है हार्ट को। ओके, और हार्ट से ये एरोटा से होते हुए कहाँ जाती है? टिश्यू को। ओके, हीमोग्लोबिन का जो अणु है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा ब्लड में, तब क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद में जब ये टिश्यू को जाएगा ब्लड, तो टिश्यू में क्या होगा कि PO2 जो है लो होगा, जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूटेगा और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। ये लूज बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ये बॉन्ड अलग हो जाएगा। ठीक है, हाई हुआ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन जो बाइंडेड थे फ्री हो गए। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना। ओके, इसके लिए एक कर्व होता है जिसे कहते हैं कर्व ऑफ डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व है ये। तो ये है mm ऑफ Hg में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और ये है सैचुरेशन ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये कैसा है ग्राफ? सिग्मॉइड शेप्ड, एस शेप्ड ग्राफ है ये। ठीक है, और इस पर ये जो प्रेशर ऑफ O2 है ये हम 90 मान लेते हैं। 90 mm ऑफ Hg पर कितना आ रहा है? सैचुरेशन अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 98%। ओके, नेक्स्ट यहां पर दूसरी कंडीशन में लेते हैं, तो ये है 75 mm ऑफ Hg प्रेशर पर, पार्शियल प्रेशर पर कितना आ रहा है ये? परसेंटेज में अप्रोक्सीमेटली 75। और दूसरा लेते हैं, ये हमने मान लिया PO2 है 55। ठीक है, तो 55 पे कितना आ रहा है परसेंटेज में? 60 mm ऑफ 60%। ठीक है, तो ये जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर है इस पर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए ये देखिए ग्राफ जो है आगे सिग्मॉइड शेप में आ रहा है। ओके, अब इस पर इफेक्ट किसका पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पर, pH के कम होने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर, और 2,3-DPG यानी 2,3-डाई फॉस्फोग्लिसराइड के बढ़ने पर ये जो ग्राफ है थोड़ा सा विस्थापित हो रहा है यहां से। ओके, तो ये राइट साइड में विस्थापित हो जाएगा। ओके, और अगर इसकी अपोजिट हो सिचुएशन,
तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, पीएच है बढ़ जाए, टेम्परेचर कम हो जाए और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड जो है कम हो जाए, तो ये इसके अपोजिट होगा और ये ग्राफ विस्थापित होगा लेफ्ट साइड में। ओके, अब क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इन फिजिकल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, 7% कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है, केमिकल से कंबाइन होगी। ठीक है, और वाटर जो प्रेजेंट है प्लाज्मा में, इसमें घुल रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेशन किसका कर रही है? फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड यानी CO2 प्लस H2O। जो वाटर प्रेजेंट है प्लाज्मा में, इसके साथ ये कंबाइन हो रही है और फॉर्मेशन कर रही है कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। ओके, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद क्या होगा? डीएसोसिएशन ऑफ H2CO3 इंटू H2CO3 जो है इसका डीएसोसिएशन हो रहा है H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट्स में। ओके, और एस केमिकल कंपाउंड क्या हो रहा है कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्ब एमिनो कंपाउंड्स बना रही है। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में प्रेजेंट, इसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, ये क्या है? फ्री एमिनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके साथ जुड़कर ये क्या बना रही है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ओके, और क्या बना रही है? बाइकार्बोनेट्स, यानी जो ब्लड में प्रेजेंट आयंस है, पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, इनके साथ में 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है। ठीक है, तो NaCl प्लस आयन। ठीक है, तो क्या बनेगा? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ में H+ आयन फ्री हो रहा है, Cl+ आयन, Cl- आयन फ्री हो रहा है। ओके, तो ये जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रही है इसकी। कैसे? देखते हैं कि एक बाइकार्बोनेट आयन जो आरबीसी में प्रेजेंट है, कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जाएगा, एंटर करेगा, तो Cl- आयन यानी एक नेगेटिव आयन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये कहाँ जाएगा? आरबीसी में या ब्लड में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जब ये एक कार्बोनेट आयन प्लाज्मा को ट्रांसफर कर रहा है आरबीसी, तो उससे एक Cl- आयन वापस ले रहा है और बैलेंस को
बैलेंस बना रहा है वापस आयंस में। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्टिंग। और इसे क्या कहते हैं? हैम्बर्गर्स फिनोमिना। ओके, तो बाइकार्बोनेट्स जो हैं प्लाज्मा में गए, यानी प्लाज्मा की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, और जो Cl आयंस है या क्लोराइड आयंस हैं ये ब्लड की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, और इन दोनों में बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स जब कम होते हैं तो कार्बोनिक एसिड जो है बढ़ जाते हैं। ओके, और आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो है बफर की तरह वर्क करता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन जो होता है उसकी तरह कौन वर्क करता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है नेगेटिव आयन से। ठीक है, नेगेटिव आयन की तरह वर्क करता है और H+ आयन से जुड़ जाता है और क्या बनाता है? हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब बाइकार्बोनेट्स कम हो जाते हैं और कार्बोनिक एसिड्स बढ़ जाते हैं, यानी H2CO3 बढ़ गए और HCO3- कम हो गए, तो आरबीसी में प्रेजेंट Hb जो है हीमोग्लोबिन बफर विलियन की तरह वर्क करते हैं। ये नेगेटिव आयन की तरह वर्क करते हैं और पॉजिटिव आयन के साथ जुड़कर बैलेंस बनाते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव आयन के साथ जुड़कर HHB यानी हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो हमने बोला था कि जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है एल्वियोलरी में, ठीक है, लंग्स में जा रही है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसे डिसोशिएटेड करता है। ठीक है, इस डिसोसिएशन करने के इफेक्ट को हेल्डेन्स इफेक्ट कहते हैं। ओके, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फोर्थ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इसमें क्या होता है? टिश्यू की जो सेल है यहां क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ठीक है, और फ्री हो रही है, रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो PCO2 कितना है 45 mm ऑफ Hg, ठीक है। और PCO2 जो टिश्यू के बाहर और ये टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो CO2 जो है ब्लड में प्रेजेंट एंटर कर गया, ठीक है, टिश्यू से ब्लड में एंटर कर गया, क्योंकि इसका टिश्यू का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ज़्यादा है ब्लड से, इसलिए ये ब्लड में एंटर कर जाएगा। ओके, O2 की कंसंट्रेशन कम होगी तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि O2 की कंसंट्रेशन क्यों कम हुई, क्योंकि सेल जो है यूज कर रहा है O2 को, है ना। तो ब्लड का डिसोसिएशन, ब्लड में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हुआ, किस में जाएगा, यहां से ये सेल में। ओके, लंग्स जो है इसमें ब्लड की पार्शियल प्रेशर कितना था 95 mm ऑफ Hg, ठीक है। और सेल में कितना है 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। और RBC जो है ऑक्सीजन को प्लाज्मा से टिश्यू में भेजती है, टिश्यू में ऑस्मोसिस के द्वारा आ रही है, ठीक है। और ये टिश्यू से सेल में जा रही है। जब ये सेल में जाएगी तो आगे होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, यानी इस ऑक्सीजन का यूज होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। नंबर 5 है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या हो रहा था, फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोथ ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दोनों में होता है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों में होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज जो है C6H12O6 पहले किस में चेंज होगा, पाइरुविक एसिड में, और उससे चेंज होगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज, इसमें क्या हो गया, ये ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और बना रहा है, रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एनर्जी 38 ATP, और ये भी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। लेकिन एरोबिक में यानी जो ऑक्सीश्वसन है इसमें ATP जो होती है उसका फॉर्मेशन हाई होता है। ओके, देखते हैं वॉल्यूम, लंग्स में एयर की वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट है TB, इसे कहते हैं tidal वॉल्यूम। tidal वॉल्यूम क्या होती है, जो नॉर्मल
एक्सहेल और इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो जो एयर होती है लंग्स में उसके वॉल्यूम को क्या कहते हैं? टीडल वॉल्यूम। ये कितनी होती है? 500 ml के लगभग। ठीक है। सेकंड है IRV, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होती है? जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है उसके बाद में भी जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी या जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की लंग्स में इनहेल की जा सकती है उसे कहेंगे IRV, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये होती है लगभग 3000 ml। नंबर थर्ड है ERV, एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन वॉल्यूम है यानी TV, टीडल वॉल्यूम, इसके बाद में भी लंग्स से फोर्सिबली जो एयर है एक्सहेल की जा सकती है मैक्सिमम, उसकी वॉल्यूम क्या होगी? ERV। कितनी होती है ये? 1000 ml। नंबर 4 है RV, इससे क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कितनी होती है? तो जो एयर रेस्पिरेशन के बाद में, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में जो एयर आउट की जाती है, एक्सहेल की जाती है नॉर्मली, उसके बाद में जो एयर बचती है, रिमाइन एयर जो होती है, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 1500 ml। ओके। नेक्स्ट है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ लंग्स। नंबर 1, तो कैपेसिटी में फर्स्ट है IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या होता है? जो नॉर्मल वॉल्यूम है लंग्स की इनहेल और एक्सहेल करने के बाद में यानी TV प्लस नॉर्मल वॉल्यूम के बाद में जो इनहेल करने की जो एयर वॉल्यूम है IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करने पर जो कैपेसिटी होती है उसे IC कहते हैं। तो ये कितनी हुई? 500 प्लस 3000 इज इक्वल टू 3500 ml। ओके। सेकंड है FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है। तो ये क्या होती है कि जो ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यानी जो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में, रेस्पिरेशन के बाद में जो वॉल्यूम फोर्सेबली हम आउट कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं एयर की, वो वॉल्यूम प्लस RV यानी जो लंग्स में एक्सहेल और इनहेल के बाद, एक्सहेल के बाद में जो एयर रिमाइन रहती है, बचती है, उसकी वॉल्यूम तो कितनी होगी? ERV है 1000 प्लस RV है 1500 यानी ये है
2500 ml। ओके, थर्ड है VC। VC क्या है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है? ERV प्लस TV प्लस IRV, यानी कि जो ERV है 1000, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में फोर्सिबली एक्सहेल की हुई एयर का वॉल्यूम प्लस नॉर्मल एयर वॉल्यूम प्लस नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में इनहेल की गई एयर का वॉल्यूम यानी 3000। तो ये कितनी होगी? 4500 ml। ओके, एंड लास्ट है TLC। इसे कहते हैं टोटल लंग वॉल्यूम, यानी लंग्स की कैपेसिटी। तो जो लंग्स हैं उसकी टोटल एयर को जो कैरी करने की कैपेसिटी होती है, यानी VC वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, यानी जो एक्सहेल के बाद में भी बची हुई एयर है उसकी वॉल्यूम 4500 ml प्लस 1500 ml इज इक्वल टू 6000 ml, यानी टोटल लंग कैपेसिटी है 6000 ml। ये हमारा रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।